देखो भाई, पिछली क्लास में आप लोगों को मैं बेसिक आप लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कराई दी जाए। इसके अलावा कुछ डिटरमिनेंट के बारे में बताया था। आज मैं तुम लोगों को डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ और सुनिएगा ध्यान से, फटाफट हम लोग 5-10 मिनट इधर देखो भाई साहब। डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चंस में आगे करेंगे। फटाफट सुनिए इन प्रॉपर्टीज़ को। कुछ प्रॉपर्टीज स्कूल लेवल पे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज स्कूल लेवल पे नहीं है। जनरली ये सिलेबस से बहुत सारी प्रॉपर्टीज एलिमिनेट हो गई हैं और अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो विदाउट प्रॉपर्टीज आ रहे हैं। बट फिर भी मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ और अगर कंपटीशन की हम बात करें तो उसमें प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए फटाफट भाई। पहली चीज कि किसी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 होगा तो उसको क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स पॉसिबल है तो इनवर्स बच्चे उसका पॉसिबल ही तब है जब ए क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग क्या करें बच्चों? किसी भी डिटरमिनेंट में उसकी एलिमेंट का उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसको ऐड करें तो उसका जो रिजल्ट आता है बच्चों वो रिजल्ट आपका डिटरमिनेंट के बराबर आता है। कैसे? जैसे मान लें A11 है और उसको हमने मल्टीप्लाई किया C11 के साथ, फिर आपके पास A12 है उसकी मल्टीप्लाई किया C12 के साथ, A13 है उसका मल्टीप्लिकेशन C13 के साथ। तो जैसे ही आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड करते हैं तो यू विल गेट रिजल्ट डिटरमिनेंट ऑफ। तो यानी कि A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 एंड सो। ठीक है। पर अगर आगे चलो उसके बाद समझ में आ गया होगा ये। अब इसके बाद देखिएगा फोर्थ प्रॉपर्टी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी कांस्टेंट की a से मल्टीप्लाई किया जाए तब उसका डिटरमिनेंट निकाला जाए तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है डिटरमिनेंट ऑफ a, मतलब k की पावर n और डिटरमिनेंट ऑफ a। क्या मतलब है भाई? देख हर साहब देखिए ध्यान से। अब k a का होल डिटरमिनेंट अगर निकालें तो a की ऑर्डर कितना है ये मैटर करता है। मान ले 3/3 का ऑर्डर है तो 3/3 का ऑर्डर है तो k की पावर 3 हो जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ a अलग हो जाएगा। गॉट इट? जैसे एग्जांपल देख, इसी में देख, एक तो हम लोग अगर मान ले ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसमें किसी कांस्टेंट k की मल्टीप्लाई करें क्या होगा? उसकी मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से होगी। पर अगर जब तुम इसका डिटरमिनेंट करोगे तो उस डिटरमिनेंट में क्या होगा कि जो कांस्टेंट टर्म आपने मल्टीप्लाई की है वो कांस्टेंट टर्म किसी सिंगल रो या किसी सिंगल कॉलम में से कॉमन आएगा। मतलब मान ले तूने R1 में से k कॉमन लिया, R2 में से k कॉमन लिया तो टोटल k² कॉमन आया क्योंकि 2 बार कॉमन आया। तो k² ऑफ ये बचा, ये क्या था? ये डिटरमिनेंट a है। यानी कि डिटरमिनेंट k a बराबर कितना आ गया? k²। डिटरमिनेंट k जो है, ये जो डिटरमिनेंट k है ये किसके बराबर आ गया? k² ऑफ डिटरमिनेंट a के बराबर आ गया। अब k² क्यों हुआ? क्योंकि a का ऑर्डर यहां पर 2/2 है। अगर 3/3 होता तो यहां पर k का क्यूब आता। गॉट इट? क्योंकि हर एक एलिमेंट में, हर एक रो या हर एक कॉलम में से आप कॉमन ले लें। शायद समझ में आ गया हो चीजें। अब देखिए इसके और प्रॉपर्टीज होती है जैसे ऑल जीरो प्रॉपर्टी। किसी भी डिटरमिनेंट में अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ऐसा क्यों होता है? बड़ा आसान है यार, उसी रो के अलग एक्सपेंड कर दे तो 0 इंटू समथिंग माइनस 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है। दूसरा देखिए, अगली प्रॉपर्टी तुम्हारे पास कहती है कि अगर मान ले किसी मैट्रिक्स के या किसी डिटरमिनेंट बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन, मतलब अगर किसी भी डिटरमिनेंट में, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में एक रो के हमने एलिमेंट लिए और दूसरी रो के कोफैक्टर ले लिए कॉरस्पॉन्डिंग, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। जैसे A11 लिया और C21 लिया, C11 नहीं लिया, क्या लिया? C21 प्लस A12 लिया और C22 लिया प्लस A13 लिया C23 लिया तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। गॉट इट? अगली प्रॉपर्टी मतलब एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ डिफरेंट रो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। इसके बाद प्रॉपर्टी आती है बच्चों कि किसी भी मैट्रिक्स का, ध्यान दीजिएगा, किसी भी अगर मान ले किसी भी ए का ट्रांसपोज किया जाए और तब उसका डिटरमिनेंट निकालें या डिटरमिनेंट पहले से निकाल दें, दोनों की वैल्यू सेम होती है। मतलब
भैया किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने के बाद डिटरमिनेंट निकाल लो या डायरेक्ट उसका डिटरमिनेंट निकाल लो विदाउट ट्रांसपोज, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। मान लीजिए ए का डिटरमिनेंट 5 आया, उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी 5 ही आएगा। आ गया। अगला होता है इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करो, स्विच करो, स्विचिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, तो किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। जैसे डेल्टा इज इक्वल टू ABCD है, आपने R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया, क्या होगा साहब, CD ऊपर AB नीचे और वो माइनस का साइन आगे आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया। अगली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक जैसे हो जाए तो उसको बोलते हैं टू रोज एंड टू कॉलम आर आइडेंटिकल, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। बोलो समझ में आ गया। जैसे ABC है, DF है, फिर से ABC हो गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगला तुम्हारे पास है 10th कि अगर मान ले कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो चीज के एडिशन के बराबर लिखी गई है, मतलब कोई भी एक सिंगल रो या कोई भी एक सिंगल कॉलम दो चीज के एडिशन के बराबर लिखी गई है, बाकी रोज और बाकी कॉलम एज इट इज है, सिर्फ किसी सिंगल रो सिंगल कॉलम की बात कर रहा हूं। तो आपने करना क्या, देखिए जैसे ये कॉलम जो है दो चीज का एडिशन है, बाकी दो कॉलम सिंगल टर्म है, तो सर आपने क्या करना है, इसको दो पार्ट में ब्रेकअप कर सकते हैं। ब्रेक करने का तरीका क्या है, इसका पहला एलिमेंट लिखिए ACE, बाकी दो कॉलम एज इट इज, फिर प्लस करके जो दूसरा एलिमेंट हो रहा है BDF उसको लिखिए, अब बाकी दो कॉलम एज इट इज, यानी कि X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 एज इट इज। इसी में अगर ये रो में है, मान A प्लस बी C प्लस D E प्लस F है, रो है, तो अगर रो है बाकी के दो कॉलम एज इट इज, तो सर हमने करना क्या है, बड़ा आसान है। इसमें फिर से वैसे A A1 A2 C B1 B2 E C1 C2, और फिर अगला एलिमेंट B A1 A2 D B1 B2 F C1 C2, मतलब पहले एलिमेंट लिया और फिर दूसरा एलिमेंट लिया, तो ये मेरे पास अगली प्रॉपर्टी है। बोलो आ गया। अगला तुम्हारे पास क्या है, देखिए 11th प्रॉपर्टी। 11th प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मान ले कोई डिटरमिनेंट तेरे पास है, कुछ भी डिटरमिनेंट, तो किसी भी एक रो को लिखा जा सकता है वो रो प्लस कुछ टाइम्स ऑफ दूसरी रो, या वो कॉलम प्लस कुछ टाइम्स ऑफ दूसरा कॉलम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। कंपटीशन की बात कर रहा हूं, पहले स्कूल में भी आता था ये, पर अब सिलेबस में नहीं है। जैसे R2 को लिख दिया R2 प्लस लेमन टाइम्स ऑफ R1, तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई। कैसे, मान ली ये है तेरे पास डिटरमिनेंट, तो मैंने क्या किया, R2 को लिखा R2 प्लस लेमन टाइम्स ऑफ R1, यानी कि ये जो R2 है इसमें लेमन टाइम्स ऑफ R1 कर दिया, तो D प्लस लेमडा A, E प्लस लेमडा B, F प्लस लेमडा C। अब बाकी दो रो को अपनी जगह में एज इट इज रहने दिया, क्योंकि चेंज किसको कर रहे हैं, R2 को कर रहे हैं, तो जिसको हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ उसके बारे में लिखना है। बोलो समझ में आ गया। जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि इसका इस्तेमाल जनरल स्कूल लेवल पे होता नहीं है, कंपटीशन में ही यूज होगा, और अभी इसके क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब एक प्रॉपर्टी मान लें, मैं इसकी प्रूफ कर रहा हूं। देखिए अगर मान लें डेल्टा तेरे पास है 135,621,429, अगर तुमने इसका डेल्टा निकाला यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली तो माइनस का 114। अब अगर मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई कि C1 को लिख दिया C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2, तो C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2 लिख दिया, तो जब बच्चे C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2 लिखेंगे तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 3 माइनस 5, 6 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 2, 4 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 0। तो जैसे आपने C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2 लिख दिया और उसके बाद इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अगेन माइनस 114, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। डिटरमिनेंट में सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है जिससे कि डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई असर ना पड़े। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू पे असर पड़ रहा है तो वी कांट यूज दैट प्रॉपर्टी। गॉट इट और नॉट? ठीक है। इसके बाद देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अब मुझे इवेल्युएट करना है बच्चों 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इसको इवेल्युएट करना है। तो सर इसको डेल्टा मान लिया, प्रॉपर्टी लगाई, C1 को लिख दिया C1 प्लस C2 प्लस C3,
तो जैसे हमने C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख दिया, सबको जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। 3 रो को या 3 कॉलम को भी आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इन दो को एज इट इज रहने दिया, ऑल जीरो प्रॉपर्टी बन गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। इसी पैटर्न में जैसे एक क्वेश्चन ये है, मान लें इंडिया में यही आगे किसकी वैल्यू निकालो 4115 79 79 29 53, तो आपको बड़ा लेंदी पड़ेगा, कैलकुलेशन टफ है। तो हमने क्या करना है, बड़ा आसान है, C1 को लिख दे C1 माइनस 8 टाइम्स ऑफ C3, तो क्या होगा 41 माइनस 8 टाइम्स ऑफ 5 1, 79 माइनस 8 टाइम्स ऑफ 9 7, 29 माइनस 8 टाइम्स ऑफ 3 5। तो क्या नोटिस कर रहा हूं, दो कॉलम आइडेंटिकल बन गए, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई डिटरमिनेंट की 0। क्लियर? तो ये वो चीजें हैं जो बेसिक सी चीजें हैं, मैंने आपको कल पढ़ाई थी, ठीक है ना, और वो अनफॉर्चुनेटली मैंने पढ़ाई थी आपको, पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए आज मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो सुनिए ध्यान से, अब कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज को। ये मैंने ब्रीफ कर दिया आपको प्रॉपर्टीज होती क्या है। अब इन प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन को हम और कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट, क्वेश्चन है बच्चों प्रूव दैट, लिखिएगा सब बच्चे, प्रूव दैट, भाई आपके पास है 1 1 1 A B C और इसके बाद है A क्यूब B क्यूब C क्यूब, A क्यूब B क्यूब और C क्यूब, एंड दैट विल बी इक्वल टू, हमें लाना है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, बेटा A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, और इनटू करके आपको लाना है A प्लस B प्लस C, इनटू करके आएगा A प्लस B प्लस C। तो सोचिए कैसे प्रूव करेंगे, पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं, उसके बाद आई विल डिस्कस, जस्ट ट्राई इट। देखो भाई इसमें क्या होता है कि अगर मान लो मैं कुछ रूल बता रहा हूं, वैसे तो क्या होता है कि यार आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएंगी, पर फिर भी मैं आप लोगों को रूल बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आया, तो अगर आपने सबसे पहली चीज तो यार ये देखनी है कि जो किसी एक कॉलम या किसी एक रो को 1 1 1 बनाइए, सबसे आसान तरीका होता है। यहां बना हुआ है, हमारे लिए काम आसान हो गया। 1 बनाने के बाद आप ये कोशिश करिए कि, क्योंकि अगर 3 1 बन गए तो 1 को 0 बनाना आसान है ना। अगर सोचो मैं इसमें से इसको माइनस करूं या इसमें से इसको माइनस करूं तो 0 बन जाएगा। तो 0 बनाना आसान है, तो आपने इसके बाद क्या सोचना है कि हम इसको कुछ भी करके 0 क्रिएट करने की कोशिश करें, यानी कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के जितने ज्यादा हो सके एलिमेंट उनको 0 कर दें। तो 0 करेंगे तो हमारे लिए क्या है कि उसको एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। अब यहां पर ऑलरेडी क्या हो रखा है, 1 1 1 है, तो 1 को 0 बनाना आसान है। तो हमने क्या किया बच्चे, देखिएगा सॉल्यूशन, आपने LHS लिया, LHS आपके पास है डेल्टा, IC बोर्ड के सिलेबस में, CBSE में ये है, ठीक है। और सुनिए 1 1 1 A B C, उसके बाद A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ये डिटरमिनेंट आ गया। अब हमने करना क्या है बच्चों, देखिएगा बहुत सिंपल है। आपको मैंने कहा 1 को 0 बनाना है, दो प्रॉपर्टी एक साथ आप यूज कर सकते हैं। कैसे? मैंने कहा R2 को लिख दे R2 माइनस R1 और R3 को लिख दे R3 माइनस R1। भाई R2 को लिख दिया R2 माइनस R1 और R3 को R3 माइनस R1। फायदा भाई LHS इज इक्वल टू R1 तो अपनी जगह में रहा भाई, R1 में तो हमने कोई चेंजेस नहीं किए, और R2 को हमने क्या किया, R2 माइनस R1 किया। तो अगर हम R2 माइनस R1 करें तो यार इस रो में से आपने इस रो को माइनस कर दिया, तो A माइनस B चाहिए ना, तो R1 कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी आ जाएगा, उसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऑलरेडी हो जाएगा वो, ठीक है। सक्षम सुन ले बेटा, सार्थक सॉरी है ना, ध्यान है नहीं मत पूछना भाई, यहाँ पढ़ाई हो रही है तो कुछ पूछ रहा उसको। यहाँ देखो भाई, तो 1A A क्यूब आ गया तुम्हारे पास। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों,
अब R2 माइनस R1 करना है, तो R2 माइनस R1 जब करेंगे तो 1 माइनस 1 0, यहां आएगा B माइनस ए, यहां पर आएगा बच्चों B क्यूब माइनस ए क्यूब, बोलो आ गया। अब दो प्रॉपर्टी एक साथ लगाने के लिए रूल क्या, नियम क्या बताया था भाई, यहां R2 चेंज हो रहा है तो इसका इस्तेमाल यहां नहीं है देख, और यहां R3 चेंज हो रहा है तो उसका इस्तेमाल यहां नहीं, मतलब सेम रो को मैं दोनों में से माइनस कर रहा हूं, तब इस्तेमाल नहीं होगा ना। R1 में तो हमने चेंज नहीं करता, R1 0 सर R1 R2 को जिसको चेंज करते हैं उसका यूज नहीं होना चाहिए, जो चेंज हो रहा है उससे मतलब चेंज ये हो रहा है ना, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नहीं मैं कह रहा हूँ 0 क्यों होगा, 0 इसलिए हुआ कि जब R2 माइनस R1 किया तो 1 में से 1 गया ना भाई, हर एक एलिमेंट, ये पूरी R2 में से इस पूरी R1 को माइनस करेंगे ना, तो पहला पहले से माइनस, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, यही तो होगा, ठीक है। अब जैसे हमने किया तो हमारे पास क्या आया बच्चे, R3 माइनस R1 किया, तो R3 कौन सा तेरे पास, ये रहा, इसमें से R1 को माइनस किया, तो पहले में से पहला माइनस होगा, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, आया सर। तो रिजल्ट कितना आएगा देखिएगा, 1 माइनस 1 0, C माइनस ए, और यहां आएगा C क्यूब माइनस ए क्यूब। अब वैसे तो मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं यहां पर भी, पर क्या एक्सपेंड करूंगा फिर टाइम लगेगा, तो बेटर क्या है थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कैसे देख, 1 0 0 तो ऐसे रहने दे, ए को ऐसे रहने दे, इसको a माइनस बी को माइनस कॉमन लेकर के a माइनस बी हो जाएगा, बोलो ऐसा क्यों किया, क्योंकि a माइनस बी सी राइट साइड में, c माइनस ए अपनी जगह में रहा, सर a क्यूब तो ऐसे रहा, अब इसको गौर से समझ, b क्यूब माइनस a क्यूब को गौर से देख, इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बना सकते हैं, पर पहले माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि वो a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा ना, असाब a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, आया नहीं आया। अब जैसे ही आ गया तुम्हारे पास, इसके बाद नीचे देखिए, अब c क्यूब माइनस a क्यूब है, तो सर c माइनस a एक ब्रैकेट में, दूसरे में c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस ac, बोलो आ गया नहीं है, क्लियर है। अब जैसे ही लिख दिया हमने, इसके बाद प्रोसेस समझ, मैंने क्या किया, टेकिंग a माइनस b, टेकिंग a माइनस b और c माइनस a कॉमन फ्रॉम, भाई कहां से कॉमन लेंगे, कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, कहां से कॉमन ले रहे हैं बच्चों, R2 माइनस से नहीं, भाई R2 और R3 में से कॉमन ले रहे हैं, कैसे, a माइनस बी कॉमन आ गया और c माइनस a कॉमन आ गया, अरे जीरो में से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है ना, किसी सिंगल रो या किसी सिंगल कॉलम में से कॉमन आएगा, बोले दो रो में से हम सिर्फ दो रो में से निकाल सकते हैं, कॉलम तीनों में से भी निकाल सकते हैं अगर कॉमन आ रहा हो तो, तीन से तो निकाल, हम अगर हम एक बारी में सिंगल रो लेंगे, बस हमने इस रो को लिया अलग सोचा, इस रो को अलग सोचा, अगर यहां से कॉमन आता उसको भी साथ में निकाल लेते। तो मेरे पास जो कॉमन आया वो आया, एलएचएस चल रहा था बच्चों, और मेरे पास कॉमन आया a माइनस बी और b c माइनस ए, बोलो, और डिटरमिनेंट के अंदर जो वैल्यू बच गई, यहां 1 0 0 एज इट इज, यहां से a माइनस बी कॉमन लिया, तो सर यहां आया a माइनस 1 और 1, बोलो, और यहां पर जो कॉमन आएगा अगले में देखो, जो बच गया आपके पास क्या रह गया, a क्यूब, सर यहां पर से आपने a माइनस बी कॉमन लिया तो माइनस टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, और यहां से आपने c माइनस a कॉमन लिया तो ये आया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ac, बोलो आगे नहीं है। देखो लगभग क्वेश्चन आपका बन गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि दो चीज तो आगे नहीं जो चाहिए, तो आपने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया अलोंग कॉलम 1, तो अगर C1 के अलोंग में इसको एक्सपेंड करूं तो LHS तेरे पास आ गया a माइनस बी, c माइनस ए, ऐसे रहा, यहां पर तेरे पास आया 1 इंटू वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाया, तो सर क्या आया, -1 इंटू दिस पूरा,
तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी बोलो, और माइनस टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना है प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, बोलो ठीक है। तो अब जब सॉल्व किया तो मेरे भाई देख क्या होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, अब मेरे पास आया a माइनस बी, बेटा c माइनस ए एज इट इज, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अलग हो गया, सोच इसमें इन दोनों में से हमने क्या किया, प्लस का a कॉमन लिया, b माइनस सी, सोचो अब a माइनस बी c माइनस ए एज इट इज, ठीक है, और यहां पर तेरे पास आया b माइनस सी बी प्लस सी और प्लस का a और b माइनस सी, बोलो ठीक है। अब जैसे ही आया तो यार a माइनस बी c माइनस ए एज इट इज, पूरे में से b माइनस सी कॉमन ले ले, क्या रह गया b प्लस सी प्लस ए, यानी कि इज इक्वल टू RHS और हेंस प्रूफ। आगे नहीं आया तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इजीली यू कैन डू इट, नोट इट फास्ट। देखो भाई ध्यान से एक बार दोबारा से तुम्हारे डाउट्स बता रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ भाई। हाँ, कौन सा डाउट है तुम लोगों को? ये कैसे कॉमन ले लिया आपने? कॉमन कैसे ले लिया, देख जीरो में से तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। हाँ, इधर देख ले भाई, जीरो में से तो कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ a माइनस बी आ रहा और यहाँ भी a माइनस बी आ रहा, तो पूरे में से a माइनस बी कॉमन ले लिया R2 में से, और इसी तरीके से R3 में यहाँ c माइनस है, यहाँ भी c माइनस है, पूरे में से c माइनस से कॉमन ले लिया, क्योंकि जीरो में से कुछ भी कॉमन ले सकते। अभिषेक आ गया? आपने माइनस कॉमन, अरे यहाँ a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी, जीरो में से मैंने कहा कुछ भी कॉमन ले सकता है। सर आपने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, एक मिनट, क्या कह रहा है अभिषेक? किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से अगर एक जैसी चीज आ रही है कॉमन, तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, जैसे ब्रैकेट में कॉमन लेते हैं। एक चीज कल आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, बोलो। k डिटरमिनेंट इक्वल टू k की पावर n a डिटरमिनेंट, तो उसी में प्रॉपर्टी में मैंने ये चीज आपको समझाई थी कि हम जब कॉमन लेते हैं तो किसी सिंगल रो या किसी सिंगल कॉलम में से कॉमन लेते हैं। अब होता क्या है, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है, हाँ, अब एक सेम चीज k को जब आपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो उसकी 9 एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि फर्स्ट रो से भी, सेकंड रो से भी, थर्ड रो से भी, वो मैट्रिक्स है। पर जब उस पूरे का डिटरमिनेंट किया आपने तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। आप सारे पूरे k को, क्योंकि k तो सबके साथ है, पर k को सब में से कॉमन नहीं ले सकते, आप या तो किसी सिंगल रो या किसी सिंगल कॉलम में से कॉमन लेंगे। इसमें से आपने कैसे कॉमन, तो मैंने क्या किया, R1 में से कॉमन लिया, R2 में से कॉमन लिया, R3 में से k को कॉमन लिया, तो इसलिए वो k का क्यूब बनता था। हाँ, कल जो प्रॉपर्टी बताई, ठीक है। अब यहां मेरे पास सेकंड रो में से a माइनस बी, अगर मान ले मैं तुझे कहूं कि एक चल इसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, मैं एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, यहां सुन, इधर सुन, कोई बात नहीं, सुनो। मान ले एक नंबर है 20, ठीक है, उस 20 में प्लस किया तूने 35, ठीक है, फिर प्लस किया 0, तो क्या तू 5 कॉमन ले सकता है? हाँ, कैसे? वो ले सकता हूँ, 5 से डिविजिबल है। वेरी गुड, क्योंकि 5 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल, 0 तो सबसे डिविजिबल होता है, ले सकते ना कॉमन। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में बैक टू आता है, देख अब इस 0 तो सबसे डिविजिबल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा a माइनस बी से डिविजिबल है, हाँ, और ये पूरा का पूरा जो है a माइनस बी से डिविजिबल है, तो पूरे में से a माइनस बी बाहर ले लीजिए। पर वो वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं लग रही है? कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, कौन सी? जो k की पावर वाला था आपने, अभी चलो उसमें भी आते, कोई बात नहीं, सुनो, कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि ये वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं लग रही है, k a का डिटरमिनेंट इक्वल टू k की पावर n 8। बिल्कुल, अब सुन मेरी बात, ये a क्या है यहाँ पर? यहाँ पे कोई वो है मैट्रिक्स, हाँ, और यहाँ ये क्या है? डिटरमिनेंट। तो वो प्रॉपर्टी कैसे लग सकती है? k आपका मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपने k से करी और उसके बाद डिटरमिनेंट किया। अच्छा, समझ रहे हैं बात को ना? तो पहले आपकी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगेगी, सबसे मल्टीप्लाई हो गया, और तब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से एक एक करके k तीनों रो से बाहर आया। अभी भी नहीं आया? गॉट इट नॉट? तो आप ये समझिए थोड़ा सा दिमाग लगा करके कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्लियर है भाई?
अब सुनो ध्यान से इसके बाद, एक और डाउट। एक मिनट देख, दोबारा बता रहा हूं। समझ गया मैं। तो यहां से a माइनस बी कॉमन लिया, यहां से c माइनस ए कॉमन लिया, तो a माइनस बी और c माइनस ए एक्चुअली दो कॉमन लिए ना आपने, तो a माइनस बी इंटू सी माइनस ए आ गया। बाकी जो डिटरमिनेंट के अंदर बच गया, क्योंकि जो कॉमन लिया उसके बाद जो रह गया वो आपने एज इट इज लिख दिया। बोलो भाई, और कोई डाउट है किसी को? फिर जैसे आपने बोला ना कि दो रो या दो कॉलम को नहीं। एक बार में चेंज कर, क्या चीज? दो रो या दो कॉलम को एक बारी में हम कर सकते हैं, नहीं तो एक एक करके करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, तो आपने बोला ना कि दोनों में डिफरेंट डिफरेंट रोज। दोनों में ये होना चाहिए कि जिसको आप चेंज कर रहे हैं, यहाँ R2 को यहाँ R3 को, उसमें एक दूसरी रो का यूज नहीं होना चाहिए। जैसे मान ले तूने यहां पर लिख दिया R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, और यहां लिख दिया तूने R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि R2 तो चेंज हो गई ना। तो अब तो कौन सी रो लेगा, चेंज्ड वाली या बिफोर चेंजिंग वाली? समझ में आया? प्लस माइनस सिर्फ फिक्स्ड रो से करना। हाँ, ये समझ रहे, बिल्कुल सही बात है, तभी वो वैलिड हो पाएगा ना। अगर किसी उसी से करेंगे, मान ले R3 को तूने यहाँ यूज कर दिया R2 को, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगर मुझे किसी k को किसी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना होगा तब क्या करना है? अगर किसी k को किसी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना है तो उस k की मल्टीप्लाई सिंगल रो या सिंगल कॉलम से होगी। अगर मुझे k क्यूब से करना है तो किसी सिंगल से भी नहीं, आप सुनो, इसने एक प्रश्न पूछा, इसने कहा कि अगर मान ले कोई k क्यूब है और उसकी मल्टीप्लाई मान ले मैंने a b c d e f है और g h i है, इससे मल्टीप्लाई करें। अब आपकी इच्छा है, आप पूरे k क्यूब को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर k स्क्वायर करके भी कर सकते या इसको k स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी k से कर दो, या एक एक को k से इसकी, k से इसकी, k से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी इच्छा है। मतलब अब आप अंदर जब ले जा रहे हैं मल्टीप्लाई करके, तो दैट इज योर चॉइस कि आप उसको कैसे अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पर जब मल्टीप्लाई होगा तो किसी सिंगल रो या किसी सिंगल कॉलम से। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया, k को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, k को इससे, k को इससे, ये कर सकते हैं। पर रहेगा वो k क्यूब ही ना भाई, जब कॉमन लेंगे तो वापस से k क्यूब ही तो आएगा, वो उसमें असर नहीं पड़ेगा। और कोई डाउट है पूछो? रो से कॉमन कैसे लेते हैं? अगर कॉमन सब में से आ रहा है तो कॉमन ले लिया, कॉलम से तो आ गया कि बाहर इस साइड ले लिया, उधर तो रो में से भी इधर लेंगे कॉमन में। और बताइए, अभी तो रोहित से ही तो लिया था हमने कॉमन। अगला बताइए, हो गया। और कोई डाउट तो नहीं? चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, प्रूव दैट, भाई क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस ए, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस ए बच्चे 1 1 1 1 प्लस बी 1 और 1 1 1 प्लस सी। भाई इसको बराबर लाना है बच्चों, ए बी सी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। करिए इसको फटाफट, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, टाइम दे रहा हूं, जस्ट डू इट, फिर डिस्कस करते हैं। ये कॉमन ले लेता हूँ। सुन ले भाई, इसका रूल है, एक बात समझिएगा ध्यान से। मैंने एलएचएस दिया, देखिए नियम ये कहता है बोर्ड का कि अगर आप एक प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसके बाद दो प्रॉपर्टी लगाएं, उसके बाद एक्सपेंड कर दें, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाने चाहिए। पर साहब टीचर्स का रूल ये नहीं कहता। टीचर्स कहते हैं, अच्छा सुन बेटा, सही मेरे लिए एप्लीकेशन बोर्ड का नियम ये कहता है ठीक है भाई। हाँ, कि अगर आप एक दो प्रॉपर्टी लगाएं, उसके बाद जस्ट एक्सपेंड इट, यू विल गेट फुल मार्क्स। बट इन द केस ऑफ टीचर्स, तो टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यू हैव टू मेक एटलीस्ट 2 0 इन अ सिंगल रो और इन अ सिंगल कॉलम। बन तो रहे मेरे 2 0। आपको सिंगल रो या सिंगल कॉलम में, बात समझ, सिंगल रो या सिंगल कॉलम में 2 0 बनाना है। दो जगह इससे फायदा क्या होता है, जब हम एक्सपेंड करते हैं तो 2 0 वाली एलिमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए, सिंगल रो या सिंगल कॉलम में 2 0 बनाना है। गॉट इट और नॉट? सर बस मेरा आंसर आ रहा है इससे, तो मैं क्यों लंबा जाऊं फिर? भाई जी आप हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, हाँ। तो आपको तो एक्चुअली करना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, तुम इसे किताब बंद कर दो। मैं आईसी वालों की बात कर रहा हूँ जिनके बोर्ड में आना है। तो सुनो, तो आपने आईसी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ
आपके पास ये प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन जो आएंगे तुम्हारे में ही आएंगे, सीबीएसई में हट गया इस सिलेबस से, और एनडीए में ये आएगा, पर एनडीए में जनरली एक्सपेंड करने के लिए नहीं आएगा। एनडीए में किस टाइप का आएगा, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझ में आएगा। देखिए भाई हमने करना क्या है, देखो इसमें आपके लिए तरीका यह है कि आप एबीसी से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। अब क्यों ट्रिक लगाई, राइट साइड को गौर से देखो, 1/a 1/b 1/c चाहिए। देखिए एक बात सिंपल भाषा में समझना कि डिटरमिनेंट में आप डिवाइड नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी सॉल्व करने के बाद, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने के बाद बच्चों कुछ ना कुछ आएगी, तो एक बात अपने भेजे में बिठा लीजिएगा, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ आएगी तो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते ना। अगर मल्टीप्लाई करनी है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि फर्क ना पड़े। मान लीजिए इसकी वैल्यू 100 आ रही है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने एबीसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, देख समझ, मल्टीप्लाई वाला एबीसी तो ऐसे रहा, अब डिवाइड वाले एबीसी को अंदर ले गए। अब उसका नियम क्या बताया था, एबीसी को या तो किसी सिंगल रो से ही मल्टीप्लाई कर दे, पर मैं थोड़ा अलग कर रहा हूं, मैंने फर्स्ट रो से ए की मल्टीप्लाई कर दी। तो जब फर्स्ट रो से ए की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 1/a + 1। बोलो कैसे, सेपरेट कर दिया ना, अरे 1 + a/a हो गया ना, यहां पर हो गया 1/a, यहां पर भी हो गया 1/a। दूसरी प्रॉपर्टी ला। फिर अगर आपने क्या किया, सेकंड रो को b से डिवाइड, वो किया डिवाइड, तो b से डिवाइड किया तो कितना है 1/b, 1/b + 1 और 1/b। और थर्ड रो को आपने क्या किया, c से डिवाइड किया, यानी कि 1/c, 1/c और 1/c + 1। बोलो आगे नहीं आया, डिवाइड कैसे करना? अरे भैया 1 + a/a करेगा भाई तो 1/a + 1 आएगा। बाद में पढ़ते हैं भाई जी, आप 1 को अगर a से डिवाइड करेगा तो 1/a आएगा। मल्टीप्लाई वाला एबीसी का मल्टीप्लाई वाला एबीसी अपनी जगह में रहा, डिवाइड लगा दिया बस। फिर हमने क्या किया बच्चों, इसके बाद समझ में आया नहीं आया, अरे ऐसा हुआ होगा ना 1 + a 1 पहली रो, उसको a से डिवाइड किया, अभी तो आपने डायरेक्ट डिवाइड नहीं किया भाई यार चलो देखो आगे कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ क्लास के बाद, पहले एक बार क्लास हो जाए फिर उसके बाद देखो ये आ गया समझे। अब जैसे ही आ गया तुम्हारे पास, उसके बाद देखो लाना क्या है उसके हिसाब से चलते हैं। तो मैंने क्या काम किया बच्चों, R1 को लिख दिया R1 + R2 + R3। तो अगर R1 को R1 + R2 + R3 लिख रहे तो LHS जो है ABC, आपके पास R1 + R2 + R3 तो कितना आएगा बच्चे, फर्स्ट रो मेरे पास आ गई 3/a + 1 1 + 1/a ये आएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। दूसरा भी वही आएगा, दूसरा वाला भी वही आएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और तीसरा भी ये आएगा। आप गौर से देख लो एक बार, तो आपके पास ये आएगा बच्चों, और इसके बाद तीसरा क्या आएगा, वो भी 1 + 1/a + 1/b + 1/c आएगा नहीं आएगा। अब बाकी की दो रो अपनी जगह में रही, 1/b + 1 1/b बच्चे 1/c 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 + 1, ये अपनी जगह में रहा। अब जैसे ही रहा तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो में से टेकिंग 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो R1। तो जैसे आपने R1 में से कॉमन लिया तो यह है ABC, और यहां है 1 + 1/a + 1/b + 1/c। बोलो आगे नहीं आया, और यहां रह गया तेरे पास 1 1 1, और यहां आ गया 1/b 1/c 1/b + 1, बेटा 1/c 1/b और 1/c + 1। समझ में आया नहीं? और अब ये सॉल्व नहीं हुआ, इसके बाद एक काम करिए, कॉलम 2 को लिख दीजिए कॉलम 2 - कॉलम 1, और कॉलम 3 को लिख दीजिए कॉलम 3 - कॉलम 1। फायदा, डेल्टा = ABC अपनी जगह में रहा, 1 + 1/a + 1/b + 1/c एज इट इज, और यहां तेरे पास क्या बचेगा सोच, 1 1/b 1/c एज इट इज। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे साहब 0, यहां 1
यहाँ 0। उसके बाद जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फिर 0, 1/v0 और 1। बोलो आया नहीं है? अब जैसे ही मेरे पास ये आ गया, अब जस्ट एक्सपेंडेड। अब देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे, गौर से देखिए। सुनिएगा ध्यान से। अब जैसे इसके बाद हमने क्या किया बच्चों, देखिए यहां तक आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे। किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे? अलोंग R1। तो अगर मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो डेल्टा बराबर ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे भाई तो आपका कितना आएगा? 1 आएगा। और यही तो RHS है, गौर से देखिए। मतलब मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा RHS को यूज कर रहा है। RHS से थोड़ा सा आपने हिंट लेनी है और RHS से हिंट लेने के बाद प्रॉपर्टीज को प्रॉपर वे में लगाना है। कोई डाउट है? पूछो सर। मैंने 2 प्रॉपर्टी लगा दी, बताओ। तो मेरा आंसर सही है? देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा थोड़ी देर पहले, फिर दोबारा बोल रहा हूं। CBSE बोर्ड के सिलेबस में है नहीं, तो आप चाहे प्रॉपर्टी लगाओ ना लगाओ ना करो। पर NDA के सिलेबस में है, वहाँ प्रॉपर्टी एक में खत्म हो जाती है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितनी प्रॉपर्टी लगाएं। पर IC के ये बोर्ड में सिलेबस में है, तो साहब IC वालों बच्चों आपको प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, एक एक स्टेप लिख करके। और 2 प्रॉपर्टी से काम नहीं चलेगा, आपको 2 0 बनाने ही पड़ेंगे एनी हाउ। ये समझ लीजिए। आपने कहा बनाया 2 0? सिंगल रो में 2 0 नहीं बने ना, दिक्कत ये है। देखो मैंने आपसे क्या कहा, बोर्ड कहता है कि जस्ट अप्लाई 2 प्रॉपर्टी एंड देन यू कैन एक्सपेंड इट, यू विल गेट फुल मार्क्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड। बट अकॉर्डिंग टू टीचर्स यू हैव टू मेक 2 zeros इन अ सिंगल रो एंड और इन अ सिंगल कॉलम। तो आपने क्या किया, सिंगल रो या सिंगल कॉलम में कम से कम 2 0 बनाने। आपने कहा बनाया? क्यों नहीं बनाएंगे? 2 0 नहीं लगे इस रो में, नीचे वाली में बनाया। 2 0 किसी भी रो में बना दीजिए आप, या किसी भी कॉलम में बना दीजिए। तो अगर ये बनाएंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है और आपको मार्क्स भी तभी मिलेंगे। CBSE वाले कुछ भी करें ना। हाँ, तो इसको ट्राई करिएगा बच्चों, कल डिस्कस करेंगे बाकी। थैंक यू।